चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देख ली थी, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या थी? ऐसी प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, है ना। हम सॉल्यूशन की चार प्रॉपर्टी पढ़े थे कि एक सॉल्यूशन में यानी कि एक सॉल्वेंट में अगर आपने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर उसी सॉल्वेंट में क्या हो गया, उसी सॉल्वेंट में अगर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, एंड दैट प्रॉपर्टी वाज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और उसी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, तो उसका क्या नाम था? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और उसी सॉल्वेंट का ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो, और उसका नाम था ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम RLBP बोलते थे, डिनोटेड बाय P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, जहां पे P नॉट क्या है? इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PS इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन P नॉट। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या था? इट वाज इक्वल टू X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम डिनोट करते थे डेल्टा TB से। देखिए बॉइलिंग पॉइंट है इसलिए B आया है, और टेम्परेचर है इसलिए T आया है, और डेल मतलब कितने से इंक्रीज हुआ है, डेल TB। और इसका क्या फॉर्मूला था हमारा? KB इंटू M। वैसे ही डेल TF था फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन, फॉर्मूला वाज KF इंटू M, एंड लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर वाज डिनोटेड बाय पाई, फॉर्मूला वाज CRT, जहां पे C क्या था? मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये सारे फॉर्मूले देखे थे, और इन्हीं फॉर्मूले से हमने मोलर मास भी कैलकुलेट किया था। क्या क्या फॉर्मूले थे मोलर मास के? तो RLVP यानी कि P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट वॉज इक्वल टू X2, जिसको अपन ने N2 अपॉन N1 प्लस N2 लिखा था, और फिर N1 N2 नीचे नेग्लेक्ट कर दिए थे डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल करके, तो क्या बचा था? N2 अपॉन N1, जिसको हमने नंबर ऑफ मोल्स ब्रेक किया था, तो क्या आया था? W2 अपॉन M2, और नीचे W1 और M1 चला जाएगा ऊपर। करेक्ट? तो ये एक फॉर्मूला था। सेकेंड, डेल TB वॉज इक्वल टू KB इंटू M, और M को हमने मोलैलिटी को फॉर्मूला लिखा, क्या लिखे थे फॉर्मूला मोलैलिटी का? N2 अपॉन W1 इन kg, और फिर N2 को ब्रेक किए थे तो फाइनली फॉर्मूला क्या बना था? W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। सेम फॉर्मूला डेल TF से भी निकाले थे। क्या आएगा यहां पे? KB की जगह KF, W2 वही रहेगा, 1000 भी सेम, M2 भी वही, और W1 भी वही। तो ये हमारा थर्ड फॉर्मूला था। और लास्ट फॉर्मूला क्या था? पाई इज इक्वल्स टू CRT को ही हमने क्या किया था? C को कर दिए थे N2 बाय V RT, और N2 को चेंज कर दिए थे W2 बाय M2 V RT। तो हम चारों फॉर्मूले में देख पा रहे हैं, चारों फॉर्मूले में जो मोलार मास है M2, ये डिनोमिनेटर में है। अगर प्रॉपर्टी ऊपर है तो मोलार मास नीचे है, प्रॉपर्टी ऊपर है तो मोलार मास नीचे, प्रॉपर्टी ऊपर मोलार मास नीचे, प्रॉपर्टी ऊपर मोलार मास नीचे। कहने का मतलब जो भी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये चीज भी हम देखे थे कल। अरे हाँ या ना? है ना? हर हर फॉर्मूले में हमें दिख रहा है कि जो मोलर मास है सॉल्यूट का वो नीचे लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में है, प्रॉपर्टी हमारी ऊपर है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों। ठीक है, तो इतना हमने देखा था चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। आज हमें पढ़ना है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। हेडिंग डालिए, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड वैन टॉप फैक्टर।
and Van 't Hoff factor. Abnormal molecular mass and Van 't Hoff factor. ठीक है, जिनकी फर्स्ट क्लास है थोड़ा सा देखना, क्योंकि चैप्टर एंडिंग चल रहा है ना, ये मैं वापस करवा दूंगा आप लोग को, ठीक है। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड वैन 't Hoff फैक्टर, ठीक है। वैन 't Hoff फैक्टर के ब्रैकेट में आई लिख लीजिएगा, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई। पहले समझते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मीनिंग क्या है, ठीक है। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्यों बोल रहे हैं? अभी तक हमने जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करी है मोलार मास निकालने के लिए, है ना, उससे जो मोलार मास आ रहा है वो अगर हमारे एक्सपेक्टेड मास से गलत है या अलग है तो उसको एबनॉर्मल बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने सॉल्यूट ऐड किया NaCl, पानी में NaCl डाल दिए, इसका मोलर मास होता कितना है? 23 प्लस 35.5, दैट इज 58.5 ग्राम पर मोल। ये होता है इसका आंसर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ये थी। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी यूज करो, लेट्स से RLVP या डेल TB या डेल TF या पाई, और उससे NaCl का मोलर मास निकालो M2, और अगर वो 58.5 आ रहा है तो कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं है, अगर वो उससे कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है तो एबनॉर्मैलिटी है। उसी को कह रहे हैं एबनॉर्मल मोलर मास। यानी कि हमने पीछे जितने भी फॉर्मूले से मोलर मास का फॉर्मूला निकाला है, जितनी भी प्रॉपर्टी को यूज करके मोलर मास का फॉर्मूला कैलकुलेट किया है, अगर इससे जो वैल्यू आ रही है वो अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू के बराबर है, देन देयर इज नो एबनॉर्मैलिटी। समझ रहे हैं क्या? पर अगर वो अलग वैल्यू आ रही है, इन फॉर्मूले से M2 की वैल्यू अलग आ रही है और ऐसे ऐड करके निकालने पर अलग आ रही है, क्योंकि ये तो करेक्ट है, ये तो 100% करेक्ट है ना वैल्यू, पर वहां से जो वैल्यू आ रही है वो इसके बराबर है तो अच्छी बात है, नॉर्मल है। अगर नॉर्मल मतलब अगर ये वैल्यू नहीं आ रही है तो उसी को कहेंगे अपन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। समझ में? एबनॉर्मैलिटी मतलब क्या है? पर ये होगा कब, है ना, व्हेन दिस एबनॉर्मैलिटी विल कम। तो उसका उसका रीजन होता है कि जो हमारे सॉल्यूट होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। समझना इस चीज को ध्यान से। सॉल्यूट जो हमारे होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, आपको याद होगा क्वेश्चन में हम कई बार लिखे हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड इज एडेड, है ना, और एक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये आपने शायद 9-10 में भी इनकी डेफिनेशन पढ़ी होगी। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जो वाटर में या लिक्विड में जाने के बाद अपने आयंस में ब्रेक हो जाए, उनको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, क्योंकि वही तभी तो जा करके वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे ना। एक लिक्विड सॉल्यूशन अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ आयंस, और अगर वो सॉल्ट जा करके अपने आयंस में ब्रेक हो रहा है तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, उससे हम इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। जैसे हमारा नॉर्मल NaCl होता है, KCl होता है। इनफैक्ट ऑल आयनिक सॉलिड्स, जितने भी हमारे आयनिक कंपाउंड्स है जो आयन से मिलके बने हैं, कैटायन एनायन, बाय द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उन सबको जब आप पानी में डालोगे तो वो अपने आयंस में ब्रेक होते ही है। एम आई क्लियर? NaCl ब्रेक हो जाएगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, KCl ब्रेक हो जाएगा K पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। अगर MgCl2 होगा तो Mg2 पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव, क्योंकि दो Cl है ना वहां पर। तो इस तरीके से अगर ब्रेक हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। और कुछ नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज C6H12O6, ये ठहरा कोवेलेंट मॉलिक्यूल। यूरिया NH2, हमने कई बार क्वेश्चन में यूरिया डाला ना। हाँ, सुक्रोज भी है NH2CONH2, सुक्रोज C12H22O11। ये सारे ऐसे सॉल्यूट्स हैं जो पानी में जाने के बाद आयंस में ब्रेक नहीं होंगे, ये लोग इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल करिए, 10th में हम आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ते थे, तो हम आयनिक कंपाउंड में बोलते थे कि आयनिक कंपाउंड्स अपने एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्टर होते हैं, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स पानी में जाने के बाद अपने आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को डिसोसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन बोलते हैं। समझ में आ रही बात? तो इसलिए वो कंडक्टिंग है, वो इलेक्ट्रोलाइट है। और ऐसे सॉलिड्स जो पानी में जाने के बाद अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे, दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वहां पे फ्री आयंस है ही नहीं। कुछ फ्री कंपोनेंट चाहिए हमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने के लिए। जैसे कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तभी कंडक्ट कर पा रहे हैं ना। वैसे ही लिक्विड कंडक्टर्स यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में हमें फ्री आयंस चाहिए।
कुछ तो फ्री चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉन्स या तो आयंस, तभी कंडक्टिविटी हो पाएगी, करंट फ्लो हो पाएगा। एम आई क्लियर? नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल पाते फ्री वाले, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आयंस नहीं मिल पाते, इसलिए ये दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। एम आई क्लियर? तो इस टाइप के अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किए ना तो ये क्या करेंगे पता है, अंदर जाने के बाद अपने आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। तो आपने डाला था फॉर एग्जांपल 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl, जस्ट इमेजिन करना कि आपने 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl डाला पानी के अंदर सॉल्यूशन बनाने के लिए। अंदर जाने के बाद ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो गया, यानी कि अब दिख रहे हैं 100। डाले थे आपने 50 मॉलिक्यूल, पर टूटने के बाद वो अलग अलग हो गए ना। अभी तक अपन ने जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ी उसमें डिसोसिएशन तो कंसिडर किया ही नहीं था हमने कि अंदर सॉल्यूट का क्या हो रहा है। हमने बस ये बोला हाँ नॉन वोलेटाइल है, वेपर प्रेशर कम करेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर कम करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? अभी तक अपन सिर्फ उसके अमाउंट की बात कर रहे थे, अंदर जाने के बाद वो ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है हम उसके बारे में सोच ही नहीं रहे थे। इसलिए हमारे सारे फॉर्मूले जो है वो गलत भी हो सकते हैं, मतलब उनसे जो निकाला हुआ मास है वो गलत हो सकता है। क्यों निकाला हुआ मास गलत हो सकता है? क्योंकि हमने सॉल्यूट की क्वांटिटी के हिसाब से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? इट इज डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। डिसोसिएशन होने के बाद सॉल्यूट तो ज्यादा दिख रहा है, मतलब आपने डाला था 50 मॉलिक्यूल, अंदर जाने के बाद वो 100 आयंस दिख रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़ गया। सॉल्यूट बढ़ा यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर वैल्यू बढ़ गई तो मास कम हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी एंड मास आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रॉपर्टी क्यों बढ़ी? क्योंकि डिसोसिएशन होने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा दिख रहे हैं, तो इसलिए प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। और प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी तो मोलार मास क्या होगा? कम आएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आप सोच रहे थे ना कि NaCl का मोलार मास 58.5 आएगा फॉर्मूला लगाने से, वो एक्चुअली उतना नहीं आएगा, वो कम आएगा। वो लेट से आ रहा होगा 38 फॉर एग्जांपल। तो ये तो एबनॉर्मैलिटी हो गई ना। एम आई क्लियर? तो जब भी एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जा रहा है जिसमें डिसोसिएशन हो रहा है, तो उसका अगर आप फॉर्मूले से मास कैलकुलेशन करोगे तो वो एबनॉर्मल मास शो करेगा, क्योंकि अभी तक हमने उसका डिसोसिएशन कंसिडर नहीं किया था। डिसोसिएशन होने के बाद एक मॉलिक्यूल दो जैसा दिख रहा है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ गया है, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है। प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है तो मोलर मास कम दिखेगा, तो एक्चुअल वैल्यू जो आपकी आनी चाहिए थी 58.5, उससे कम वैल्यू आएगी। दिस इज नोन एज एबनॉर्मल मास। समझ रहे हैं? यही चीज देखो इसके साथ भी होती है। ये एसिडिक एसिड है ना, CH3COOH, इसको भी जब वाटर में मिक्स किया जाता है तो ये भी अपने आयंस में डिसोसिएट होता है, भले कम होता है, ये वीक एसिड है ना। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये क्या होते हैं? व्हाट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स? हाँ, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग कहलाते हैं, क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट होने का मतलब क्या है? बहुत सारे आयंस बन गए। बहुत सारे आयंस बन गए मतलब बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी होगी, तो इसलिए उनको कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे? जिसके सारे मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं होंगे। मान लीजिए जैसे ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके मैंने लिए 100 मॉलिक्यूल, पर डिसोसिएट 10 ही हुए, बाकी 90 हुए ही नहीं। समझ रहे हैं क्या? ये अपन इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे। इक्विलिब्रियम हम इन्हीं का पढ़ते थे, स्ट्रॉन्ग का नहीं पढ़ते थे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाले तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, तो काय का इक्विलिब्रियम? वो तो रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ये लोग रिवर्सिबल रिएक्शन शो करते हैं कि ये जो एसीटेट आयन बन रहा है ये H पॉजिटिव के साथ फिर से मिक्स होकर के ये बना लेगा, इसलिए ये वीक कहलाते थे। एम आई क्लियर? तो पानी में जाने के बाद ये भी अपने आयंस में ब्रेक होगा, पर सारे नहीं होंगे। सारे नहीं होंगे ना। 100 मॉलिक्यूल डाले अपन ने तो 100 के 100 मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं होंगे। यहां मैंने NaCl के साथ ले लिया था कि 50 मॉलिक्यूल डाले, 50 के 50 डिसोसिएट हो गए। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। NaOH बेस एंड HCl एसिड, वो दोनों को मिला है तब तो बना ना NaCl। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कब बनते हैं? जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाए, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, या स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, इन सबसे हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही मिलते हैं। एम आई क्लियर? ठीक है, चलिए। तो ये तो बात हो गई डिसोसिएशन की। एक प्रोसेस और होता है डिसोसिएशन का उल्टा,
एसोसिएशन। इसी एसिटिक एसिड को अगर मैं बेंजीन में मिक्स किया ना, बेंजीन के साथ सॉल्यूशन बनाया इसका, तो बेंजीन में ये डिसोसिएट नहीं होगा। पानी में ही हर सॉल्ट डिसोसिएट होता है, हर एसिड डिसोसिएट होता है, हर बेस डिसोसिएट होता है। इनफैक्ट पानी भी पानी के अंदर ही डिसोसिएट होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। याद आ रहा है, हम वाटर को वाटर के अंदर ही क्या करते थे, डिसोसिएट करवाते थे। मतलब सबको पानी डिसोसिएट कर रहा है, पानी को कौन डिसोसिएट करेगा, पानी को पानी ही करेगा। तभी इसको बोलते थे सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर का मतलब क्या है, वाटर अपने आप को ही आयनाइज करेगा। एम आई क्लियर? तो पानी में जाने के बाद ये आयनाइज हुआ ना, आयनाइज या डिसोसिएशन एक ही मतलब है ना। देखिए आयंस बन रहे हैं, डिसोसिएशन भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो टूट रहा है। तो आयनाइजेशन डिसोसिएशन लगभग सेम है अभी के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रॉब्लम में, एसोसिएशन। जब इसी एसिटिक एसिड को बेंजीन में मिलाया जाएगा ना, तो वहां वो डिसोसिएट नहीं होगा, वहां वो एसोसिएट होगा। कैसे एसोसिएट होगा, ध्यान दीजिएगा। CH3COOH, वही चीज लिखी है, मैंने थोड़ा सा बॉन्ड ब्रेक कर दिया है बस। ऐसी होता है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और ऐसा ही CH3COOH, दोनों आपस में क्या बना लेंगे, डाइमर। इसको क्या बोलते हैं, डाइमर। मोनोमर का मर लिए हैं और दो हैं इसलिए डाई बोल दिए हैं। मोनोमर क्या होता है, हाँ बोलो ना, सबसे स्मॉलेस्ट वाला। जैसे अपन पॉलिथीन बना रहे हैं ना, तो पॉलिथीन किससे बनती है, इथीन से। इथीन के ही मॉलिक्यूल मल्टीपल जोड़ते जाओ तो पॉलिथीन बन जाएगा। तो पॉलीमर क्या होते हैं, एक मोनोमर यूनिट को बार बार रिपीट करोगे ना तो वो पॉलीमर बन जाएगा। पॉली मतलब क्या होता है, मैनी। पॉली मतलब मैनी। तो यहां पे ये डाइमर बने क्योंकि दो मॉलिक्यूल अटैच हुए ना, इससे डाइमर बोल रहे हैं इनको। वो भी क्यों अटैच हुए, क्या बन रहा है इनके बीच में, क्या है ये दोनों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको अपन, जो कि हाइड्रोजन बनाता है किनके साथ, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आपने डाला था दो मॉलिक्यूल, पर दो मॉलिक्यूल मिलके कितना दिख रहा है, एक, क्योंकि डाइमर बन गए ना अंदर। इसको बोलते हैं अपन एसोसिएट होना। तो डाले थे, लेट से मान लो 100 में से 50 मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गए, 50 नहीं हुए, तो अब दिखेंगे कितने, डाले 100 थे, 50 एसोसिएट हो गए, 50 नहीं हुए। अब बताओ टोटल दिखेंगे कितने, कैसे 50 दिखेंगे यार, 50 तो डिसोसिएट हुए नहीं तो वो तो दिखेंगे ही, एसोसिएट नहीं हुए ना, वो तो दिखेंगे 50 के 50। और जो 50 एसोसिएट हो गए वो कितने दिखेंगे, 25। तो 25 और 50 कितने हुए, 75। पर डाले कितने थे, तो अब कम दिख रहे हैं ना। वहां डिसोसिएट हुआ था तो ज्यादा दिख रहे थे, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई थी, तो मास कम आ रहा था। अब यहां क्या होगा, डाले 100 थे, दिख रहे हैं 75, यानी नंबर ऑफ मोल्स कम हो गया, तो प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, तो मोलर मास बढ़ा हुआ दिखेगा, एबनॉर्मल वैल्यू। समझ रहे हैं क्या, एसिडिक एसिड का ऐसे मास कितना होता है, मोलर मास 12, 3 15, 15 और 12 27, और एक 28, 28 और 32 60। समझे क्या क्या किया मैं, सबके एटॉमिक मास को ऐड किया ना मैंने, 60 है ना, तो आंसर 60 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। आंसर 60 से ज्यादा आएगा ना, देखो ना, वो एक नहीं, वो दिख रहे हैं दो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कम हो गए ना, एसोसिएशन होने पर, दिखने पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम दिख रहे हैं, तो वैल्यू भी कम आएगी प्रॉपर्टी की। और प्रॉपर्टी एंड मोलर मास आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अरे हाँ है ना, तो मोलर मास ज्यादा आएगा। इसके पहले वाले में डिसोसिएट हो रहे थे, डाले 100 दिख रहे हैं 200, तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए सॉल्यूट के, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, तो मोलर मास कम हो गया। समझ रहे हैं क्या, तो दोनों ही केस में अबनॉर्मैलिटी आई है, आइदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो अब तक हम, कल तक हम एसोसिएशन डिसोसिएशन की बात ही नहीं कर रहे थे सॉल्यूट की, इसलिए वो जो सारी प्रॉपर्टी से जो मास कैलकुलेशन हुए हैं ना, वो सब गलत भी हो सकते हैं कभी कभार, डिपेंडिंग अपॉन हमारा सॉल्यूट कैसा है। अब सोचो ना, ग्लूकोज गया अंदर तो कुछ नहीं करेगा, ना एसोसिएट होगा ना डिसोसिएट होगा, तो उसके लिए वो फॉर्मूला सही है। सेम विथ यूरिया, सेम विथ सुक्रोज।
मतलब जितने भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाले हैं ना, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है, हमारा फॉर्मूला सही है और कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं आने वाली मास में। पर जहां आपने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, वहां पे पिक्चर में एक चीज आ जाएगी, एसोसिएशन या डिसोसिएशन। तो वहां पे आपका मोलर मास कैलकुलेटेड वैल्यू गलत आएगी, जो आपने फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे ना वो गलत ही आएगा, और उसी को हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोल रहे हैं। एम आई क्लियर? चलो डेफिनेशन लिखे इसकी, पूरी कहानी समझ में आ गई। चलो डेफिनेशन लिखना इसकी। व्हेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, हाँ एक ही कहां डाल रहे, मैं तो बहुत सारे डाले बोला ना, मैंने बोला 100 मॉलिक्यूल डाल रहा हूं मैं। वो वो एक्चुअली एक मॉलिक्यूल नहीं है, वो एक मोल है, समझ ले। एक मॉलिक्यूल कैसे डाल पाऊंगा मैं? एक मॉलिक्यूल तो निकाल भी नहीं पाऊंगा। आप अगर एक ड्रॉप एसिड भी डाले ना, तो उसमें करोड़ों मॉलिक्यूल है। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तो वो एक मॉलिक्यूल मत समझो, उसको एक मोल है समझो। हाँ बेंजीन वाले का क्या? बेंजीन के साथ नहीं कर रहा है कुछ अटैचमेंट। अरे ये बहुत सारे हैं, वही तो बोल रहा हूं। मैंने एक मोल CH3COH को बेंजीन में डाल दिया। अब वो एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं एसिटिक एसिड के। अब कितने होते हैं एसोसिएट, वो हमें नहीं पता, वो हमें बाद में पता चलेगा। अभी एक और फैक्टर पढ़ने वाले हैं अपन इसके बाद, दैट इज नोन एज अल्फा। याद आ रहा है किसी को अल्फा? क्या बोलते हैं इसको? डिग्री ऑफ किस हद तक एसोसिएट हो रहे हैं, किस हद तक डिसोसिएट हो रहे हैं। देखो स्ट्रॉन्ग होगा तो अल्फा का वैल्यू 1 है। NaCl कंप्लीटली डिसोसिएटेड, H2SO4 कंप्लीटली डिसोसिएटेड। पर एसिडिक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, तो कितना होगा, कितने मॉलिक्यूल? अभी तो मैंने आपको एग्जांपल में बोल दिया था कि 100 में से 50 हो रहे हैं, 25 बनेंगे और 50 नहीं हो रहे हैं, तो मिला के 75। पर ये एग्जैक्ट वैल्यू हमें अल्फा से पता चलेगी कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ अवर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, आएंगे इसमें भी आएंगे, पर अभी तक जितना हुआ उतना समझ में आया ना, तो उतना पहले लिखो डेफिनेशन लिखिए। व्हेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस when the molecular mass of a substance determined by when the molecular mass of a substance determined by any of the colligative properties determined by any of the colligative properties any of the colligative properties comes out to be different comes out to be different comes out to be different than the theoretically expected value then the theoretically then the theoretically 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 मतलब वही ऐड करके मास निकाले ना, जो अपन NaCl का 58.5 निकाले ना, ऐड करके 23 प्लस 35.5 इज 58.5, दैट इज योर theoretically expected value। हाँ कुछ बोल रहे हो? then the theoretically expected value comma the substance is said to show the substance is said to show the substance is said to show abnormal molecular mass the substance is said to show abnormal molecular mass। तो stop, next line में it can be observed in it can be observed in it can be observed in one of the following two cases one of the following two cases। दो केस लिखेंगे, फर्स्ट लिखना, फर्स्ट when the solute undergoes when the solute undergoes association in the solution when the solute undergoes association in the solution अंदर जाने के बाद सॉल्यूट आपस में एसोसिएट हो गए, डाइमर बना लेंगे, कभी ट्राइमर भी बना सकते हैं। ट्राइमर मतलब क्या हो जाएगा, 3 मॉलिक्यूल मिलकर एक दिख रहे हैं, वो ट्राइमर कहलाएगा। ठीक है, हाँ क्या लिखे, व्हेन द सॉल्यूशन अंडरगोज एसोसिएशन इन द सॉल्यूट, सॉरी
सॉल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। एक एग्जांपल बना लो, यही वाला जो मैंने आपको CH3COH का बनाया ना, उसको जनरल बना लेते हैं, RCOOH, एक और RCOOH, और यहां दिखा देना आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल करके लिख लो। ये R की जगह कुछ भी हो सकता है ना। अभी एसिडिक एसिड के केस में इस R की जगह क्या था? CH3। अगर बेंजोइक एसिड होता तो बेंजोइक एसिड क्या होता है? बेंजीन के ऊपर COOH, तो R की जगह क्या आएगा? वाह, C6H6 लगा दोगे, एक कम करोगे ना भाई हाइड्रोजन, यहां से C6H5 लगा दोगे तो वो बेंजोइक एसिड हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? हाँ चलो, हो गया एग्जांपल। केस 2 खुद से लिखोगे क्या? क्या बच गया केस 2? हाँ लिख लो, डिसोसिएशन वाला। व्हेन द सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन, व्हेन द सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन, when the solute undergoes dissociation in the solution। इसका एग्जांपल लिखोगे? KCl प्लस H2O, ये बनेगा K प्लस एंड Cl नेगेटिव। अच्छा, H2O भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ K का ही लिख लो तो चलेगा अभी, है ना। फिर वैसे ही H2SO4, ये डिसोसिएट हो क्या बनाएगा? 2H पॉजिटिव प्लस SO4 का 2 नेगेटिव। और ऐसे ही MgCl2 को भी ब्रेक कर लो तो कर पाएंगे? क्या क्या आएगा? Mg2 प्लस एंड Cl नेगेटिव। अच्छा, एक जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं, इसको करना तो AXBY, बताओ तो इसका क्या क्या बनेगा? AXBY, A कैटायन है, B एनायन है। A के नंबर ऑफ एटम्स बोल लो या वो X है, और B के नंबर ऑफ एटम्स Y है। इसको करो तो कैसे करोगे? करके दिखाओ ना, हवा में मत कर, कॉपी में कर। जैसे आपने इसको किया ना, वैसे ही इसको इमेजिन करके करो। नहीं, मान लो यहाँ पे 1 था, मान लो क्या था ही वहां पे 1, तो यहाँ पे X की जगह 1 है और यहाँ पे Y की जगह 2 है, तो ये 2 कहां कहां दिख रहा है आपको? Mg के ऊपर दिख रहा है, तो ये आया भी तो वहीं से था ना। तो ये जो AXBY बना, ये कैसे बना होगा ध्यान दीजिएगा। एक एक स्टेप पीछे जाओगे तो आपको AXBY समझ में आ जाएगा क्या है। एक स्टेप पीछे जाओ, AY प्लस एंड BX नेगेटिव, ये थे आयंस एक्चुअली में। इनका जब क्रिस क्रॉस किए तब तो बना ना फॉर्मूला AXBY, आया ना, यानी आयंस ये हो गए। अरे हाँ या ना, तो आयंस क्या क्या बनेंगे? AY प्लस BX माइनस, और A कितने नंबर में है? X, और B कितने हैं? Y। ये जनरल हो गया। कोई डाउट तो अभी पूछो। जैसे कि Al2SO4 का थ्राइस, चलिए बताओ तो क्या होगा डिसोसिएशन? ऐसे ही करोगे सेम। यहां पे X की जगह 2 है, Y की जगह 3 है, तो क्या आएगा? ये 3Al के ऊपर जाएगा, तो Al 3 प्लस, और ये 2SO4 के ऊपर जाएगा, तो SO4 2 माइनस, और इनके नंबर्स ही तो लिखे रहते हैं बगल में। Al2 का मतलब क्या है? 2 एल्यूमिनियम आयन, तो 2, और ये क्या है? समझ गया क्या? इसी को मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको, दीवान जी, ठीक है। अभी भी कोई डाउट है तो पूछो। MgCl2 में भी तो, हाँ यहां आना चाहिए था, वेरी गुड, है ना। 2 है ना Cl2 के बगल में, तो 2 आना चाहिए था। लिख लो उसको, ठीक कर लो।
हमने यहाँ पे तो 2 लगाया है, देखो यहाँ पे 2 लगाया था हमने, वहां का 2 रह गया था। अभी ठीक है, ठीक है, मतलब इसको समझ में आ गया, बाकियों का नहीं पता मुझे। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये डिसोसिएशन वाले एग्जांपल हो गए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि कब होगा एबनॉर्मेलिटी, क्या होती है, अपन ये लिखे एबनॉर्मेलिटी कब होगी, 2 केसेस में होगी, एसोसिएशन में या, क्योंकि उसी केस में आपके नंबर ऑफ मोल्स आपको कम होते हुए या बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और जहां नंबर ऑफ मोल्स चेंज हुए, प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हुई, प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हुई, मास चेंज हो जाएगा। ठीक है, पर अब क्वेश्चन ये आता है कि एसोसिएशन डिसोसिएशन कितना हो रहा है, टू व्हाट एक्सटेंट वो सॉल्यूट एसोसिएट हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है। क्या पूरे 100 मॉलिक्यूल डाले हुए सारे के सारे डिसोसिएट हो गए, या सारे के सारे एसोसिएट हो गए, या 100 में से 20 ही हुए, 30 ही हुए। तो ये भी तो एक पॉइंट है ना कि जितना ज्यादा एसोसिएशन होगा उतना ज्यादा आपका मोलर मास बढ़ता जाएगा, जितना कम एसोसिएशन हो रहा होगा उतना कम होगा आपका मोलर मास की वैल्यू। एम आई क्लियर? ठीक है, तो नीचे एक लाइन लिखना, टू व्हाट, टू कैलकुलेट द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, टू कैलकुलेट या टू, हाँ, टू कैलकुलेट द extent of association or dissociation, to calculate the extent of association or dissociation, Van 't Hoff introduced a factor, Van 't Hoff, VANT, VAN OB apostrophe T, Van 't Hoff HOFF, Van 't Hoff जो अपना हेडिंग था, Van 't Hoff introduced a factor called Van 't Hoff factor, introduced a factor called Van 't Hoff factor I, Van 't Hoff factor I, full stop. Next time लिखना, it is the ratio of, it is the ratio of, it is the ratio of normal molecular mass, it is the ratio of normal यानी कि करेक्ट वाला ना, normal molecular mass to abnormal molecular mass, to abnormal molecular mass, टू एबनॉर्मल, एबनॉर्मल को आप ऑब्जर्व्ड भी बोल सकते हो, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करके तो वैल्यू निकाली ना, वो फॉर्मूले से, सारे M2 के फॉर्मूले याद है ना, उनसे ही निकाली वैल्यू, तो वो एबनॉर्मल वैल्यू है। तो आप इसको ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हो। ठीक है, आई का एक फॉर्मूला और होता है, जैसे अभी अपन ने फॉर्मूला किस टर्म्स में लिखा है, मोलर मास के टर्म्स में, करेक्ट अपॉन इनकरेक्ट, नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल, या नॉर्मल अपॉन ऑब्जर्व्ड। इसी सेम फॉर्मूले को अपन प्रॉपर्टी के हिसाब से भी लिख सकते हैं, बस उल्टा हो जाएगा फॉर्मूला, क्योंकि मोलर मास एंड प्रॉपर्टी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर आपने ऊपर नॉर्मल मास लिखा है तो प्रॉपर्टी एबनॉर्मल वाली आएगी, और नीचे एबनॉर्मल मास लिखे हो तो प्रॉपर्टी नॉर्मल वाली आएगी, उल्टा हो जाएगा फॉर्मूला। देखिए, मोलर मास एंड प्रॉपर्टी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो नीचे एक डेफिनेशन और लिखना, ये लिख लिया कि आप लोग फॉर्मूला भी लिख लो, आई इज इक्वल्स टू एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन, सॉरी, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इसका एक एग्जांपल बताऊं कि आपको, जैसे मान लीजिए आपने CH3COOH वाला ही एग्जांपल लेते हैं जिसमें एसोसिएशन हो रहा था। तो यहां पे अपना मान लीजिए वही 50 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं, तो आई, और मान लीजिए मोलर मास का वैल्यू आ रहा है 30, सॉरी 30 नहीं आएगा, बढ़ के आएगा ना, 60 तो नॉर्मल वैल्यू होती है ना, तो लेट्स से 80 आ रही है फॉर एग्जांपल वैल्यू, मोलर मास की वैल्यू। ठीक है, तो आई का वैल्यू कैसे निकालोगे, ऊपर आएगा 60 जो कि नॉर्मल मास है उसका, और नीचे आएगा आपका 80। ये जो आंसर आ रहा है वो कितना आएगा, लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है, ये लेस देन 1। तो आई का वैल्यू लेस देन 1 होता है इन केस ऑफ एसोसिएशन। समझ रहे हैं? वही अगर यहाँ पे डिसोसिएशन वाला क्वेश्चन होता KCl वाला, कि KCl डिसोसिएट होके K प्लस और Cl नेगेटिव दे रहा है, इसका नॉर्मल मास कितना होना चाहिए, जल्दी बताओ। 39 प्लस 35.5 कितना होगा, 39 प्लस 35.5 74.5, 74.5 तो करेक्ट मास है, यानी कि I इज इक्वल्स टू, ऊपर आएगा 74.5, और वैल्यूज की कम आती है ना मोलर मास की, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, प्रॉपर्टी बढ़ गई, मास कम होगा, तो लेट्स से वो 50 आ रहा है, तो इसका आई का वैल्यू कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 1। ये इंपॉर्टेंट है।
कि एसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू लेस देन 1 होता है और डिसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लिख लिए। एक और लिखो नीचे, आई कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, I can also be defined as the ratio of observed colligative property, observed value लिखना, observed value of colligative property is defined as the ratio of observed value of colligative property, observe मतलब abnormal है ना, observed value of colligative property to the normal value of colligative property, to the normal value of colligative property, to the normal value of colligative property। ठीक है, तो एक फॉर्मूला और लिख देंगे, I is equals to observed value of colligative property divided by normal value of colligative property। ठीक है, डन। एक और डेफिनेशन आई की लिखेंगे नीचे, I can also be calculated as the ratio of, I can also be calculated as the ratio of, या defined as the ratio of number of moles of solute after association or dissociation to the number of moles of solute, to the number of moles of solute, आफ्टर की जगह बिफोर आ जाएगा, बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, एक एग्जांपल लिखते हैं, हो गया ये। इसके बाद अपन यहां लिख देंगे ना कि अभी तक अपन ये दोनों चीजें लिखे नहीं है, अभी इसके एग्जांपल के बाद लिख देंगे कि आई का वैल्यू लेस देन 1 कब होता है और आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होता है। ठीक है, आगे बढ़े, ये लिख लिए तीनों फॉर्मूले, है ना। अब एक केस अपन केसीएल वाला समझते हैं, ध्यान देना, केसीएल ब्रेक्स इनटू के प्लस एंड सीएल माइनस। ठीक है, क्लियर है ये, समझ लीजिए ये 1 मोल था इनिशियली 1 मोल था ये, अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो अभी तक 0-0 है, डिसोसिएट नहीं हुआ। अब आपने उसको डाल दिया, डिसोसिएट होंगे तो ये कितना बनेगा, ये भी 1 मोल बनेगा क्योंकि केसीएल का फॉर्मूला ही है ना। आप इक्वेशन के हिसाब से देखो ना, एक केसीएल ब्रेक होता है तो एक के पॉजिटिव और एक सीएल नेगेटिव मिलता है, तो 1 मोल ब्रेक होगा तो दोनों 1-1 मोल मिलेंगे और ये 0 हो जाएगा। अब बचा ही ना केसीएल, सारे के सारे डिसोसिएट हो गए। अभी अपन 100% डिसोसिएशन मानते हैं ना, बाद में मैं एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करूंगा तब अपन अल्फा के बारे में बात करेंगे। तो अब क्या हो गया, देखो आई का वैल्यू इस केस में व्हाट इज आई, थर्ड फॉर्मूले के हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, यानी कि 0 + 1 + 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन विच इज 1। तो कितना है आई का वैल्यू 2। समझ रहे हैं क्या। एक और एग्जांपल देखते हैं, MgCl2 का लेते हैं। ठीक है, MgCl2 ब्रेक्स इनटू Mg2+ एंड 2Cl-, करेक्ट। तो 1 मोल लिए शुरू में, आफ्टर डिसोसिएशन ये 1 मोल बनेगा और ये 2 मोल बनेगा अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल टूटता है तो ये 1 बनता है, ये 2 बनता है, 2 मॉलिक्यूल टूटेगा तो ये 2 बनेगा, ये 4 बनेगा, 3 टूटेंगे तो ये 3 बनेगा, ये 6 बनेगा, तो पूरा 1 मोल टूटेगा तो ये 1 मोल बनेगा और ये 2 मोल बनेगा। समझ रहे हैं क्या। तो इसके लिए आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/1 विच इज 3। क्लियर है दोनों। तो ये दोनों केस में क्या हो रहा है, डिसोसिएशन, तो इन केस ऑफ डिसोसिएशन आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, चलो एक और समझते हैं एसोसिएशन वाला, ध्यान देंगे इधर।
CH3COOH के मैंने लेट से 2 मॉलिक्यूल लिए, डिसोसिएट होने के बाद ये डाइमर बन गया। डाइमर को अपन ऐसे दिखाते हैं, जैसे पॉलीमर बनाना हो ना, तो n नंबर ऑफ ए लिया मैंने, पॉलीमराइजेशन के बाद ऐसा बन गया, मतलब ए n टाइम्स रिपीट हो गया। दोनों में डिफरेंस है ना, यहां पर है n मॉलिक्यूल्स ऑफ ए, और इसका क्या मीनिंग है, ये वो पॉलीमर बन चुका है ए का। इट्स जस्ट लाइक मैंने n मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन लिया, याद करो ये रिएक्शन अपन करते थे पॉलीमराइजेशन, इथीन का पॉलीमराइजेशन करते थे ना, लीनियर वाला, और फिर CH2 n टाइम्स अटैच हो गए, ठीक है, तो ऐसे ये 2 हो जाएगा। ये रिएक्शन क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए ध्यान से देखना, अब इसका भी अपन आई निकालते हैं। क्या होगा, पहले मान लीजिए इसका मैंने 2 मोल लिया, अभी कुछ नहीं बना है, आफ्टर एसोसिएशन समझ लेते हैं अभी पूरा का पूरा एसोसिएट हो गया, तो ये कितना दिख रहा है आपको, एक, एक है ना भाई, यहां से देखते हैं ना अपन, एक हो गया ना, डाइमर बन गया तो वो, और यहां क्या बचा, 0। तो अब आई क्या हो जाएगा, व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, 1, व्हाट इज नंबर ऑफ मोल बिफोर एसोसिएशन, 2, 0.5, लेस देन 1, समझेगा? थर्ड फॉर्मूले से कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन आई की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है ना? ये तीनों एग्जांपल लिखो, फिर यहां पे अपन कंक्लूजन लिखेंगे। फॉर डिसोसिएशन I is greater than 1, for association I is less than 1. What about दोनों नहीं होगा तो क्या होगा I का वैल्यू, I 1 होगा, एक डाला था एक ही है, तो बिफोर एसोसिएशन भी 1 है, आफ्टर एसोसिएशन भी 1 है, तो 1/1 इज 1, तो I इज 1 फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा बोल सकते हैं क्या, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट जिसमें ना एसोसिएशन होगा ना डिसोसिएशन, I का वैल्यू 1, I इज इक्वल्स टू 1। तीनों एग्जाम्पल लिख के फाइनल कंक्लूजन लिखेंगे, ठीक है? डन। तो हमारे जो चारों फॉर्मूले थे ना प्रॉपर्टी के, उनमें ये आई फैक्टर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तब वो करेक्ट होंगे सारे, ठीक है? मतलब जो भी हो गया, आगे बढ़ू, मतलब जो भी हमारी प्रॉपर्टी थी ना, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू x2 था जो, उसके सामने आई लगा देंगे, डेल टी बी इज इक्वल्स टू आई के बी इंटू एम, del TF is equals to I KF into M, and pi is equals to ICRT. These are our modified formulas of all the properties. लिख लो।
तो वॉन्टॉफ ने ये फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया सारे प्रॉपर्टीज की वैल्यू को करेक्ट करने के लिए। राइट सी बात है, अगर कोई डिसोसिएशन नहीं हो रहा होगा तो आई का वैल्यू 1 रहेगा, तो सब में 1 आ जाएगा, तो ये हमारा पुराने फॉर्मूले हो जाएंगे। डन। चलिए एक टॉपिक लिखिएगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अभी तक तो अपन यही मान के चल रहे थे, अपन ने जो तीनों एग्जांपल पीछे लिखे हैं उस सब में अपन 100% एसोसिएशन और डिसोसिएशन मान रहे थे कि जितने मॉलिक्यूल डाले सबके सब टूट गए, या जितने मॉलिक्यूल डाले सबके सब जुड़ गए, डाइमर बना लिए, ये ब्रेक हो गए, आयनाइज हो गए। पर ऐसा हर बार नहीं होता, ठीक है। तो क्या लिखे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन। ब्रैकेट में इसका सिंबल लिखेंगे अल्फा, अल्फा से डिनोट करते हैं इसको अपन। इसका डेफिनेशन लिखेंगे, देखिए, इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल सब्सटेंस, इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल सब्सटेंस, इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन होता है ना, मतलब आंसर आपका पॉइंट में आएगा, लेस देन 1 होता है लगभग, या तो 1 होगा या तो लेस देन 1 होगा। तो इट इज द फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड, it is the fraction of total substances that associate, या क्या लिखे, एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड, ठीक है। फॉर्मूला लिख लो, अल्फा इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड। मैं दोनों को एक साथ ही आपको डिफाइन करवा रहा हूं ना, नंबर ऑफ मोल एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन, नंबर ऑफ मोल्स टेकन, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन। मतलब आपने जितना लिया था शुरुआत में वो नीचे आएगा, अब अगर पूरे के पूरे हो गए तो यही नंबर ऊपर भी जाएगा। मतलब मान लीजिए आपने 100 मॉलिक्यूल लिए और वो पूरे 100 मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गए या डिसोसिएट हो गए, तो ऊपर भी 100 लिखोगे ना। फॉर्मूले के हिसाब से ऊपर क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकन। कितना लिया था, 100, और बोल रहे हो 100 के 100 पूरे डिसोसिएट हो गए, तो ऊपर भी 100 लिखोगे ना, तो आंसर क्या आएगा, 1, यानी कि 100% डिसोसिएशन या एसोसिएशन। है क्लियर? अभी तक अपन यही कंसिडर कर रहे थे। पर अगर 100 में से सिर्फ 50 ही एसोसिएट हुए या डिसोसिएट हुए, तो 50 ऊपर लिखोगे, 100 नीचे लिखोगे, तो कितना होगा ये 0.5, यानी कि 50%। तो अल्फा जब भी निकलेगा वो फ्रैक्शन में निकलेगा। पर अगर कई बार क्वेश्चन में बोलता है कि परसेंटेज एसोसिएशन निकालो या परसेंटेज डिसोसिएशन निकालो, तो उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देना। एम आई क्लियर? तो वो परसेंटेज में आ जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लिया, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ में आएंगी चीजें। और ये एसोसिएशन डिसोसिएशन वाला क्वेश्चन करते हैं। लिखिए क्वेश्चन एक, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड dissolved in 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजोइक एसिड अभी अपन डिस्कस किया था ना, क्या था बेंजोइक एसिड, C6H5COOH। हाँ, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। समझ में आ गया? सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? बेंजोइक एसिड सॉल्यूट है एंड बेंजीन हमारा सॉल्वेंट है। ओके, बेंजीन shows a depression in freezing point, shows a depression in freezing point, shows a depression in freezing point, shows a depression in freezing point equal to 1.62 K Kelvin,
इक्वल टू 1.62 केल्विन, मतलब इतना से उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। हाँ, डेल टी एफ क्या है ये? डेल टी एफ। ओके, फुल स्टॉप। मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ of benzene is 4.9 Kelvin kg per mole, 4.9 Kelvin kg per mole, full stop. What is the percentage association of the acid? What is the percentage association of the acid if it forms dimer in the solution? If it forms dimer in the solution, what is the percentage association of the acid if it forms dimer in the solution? कहने का मतलब बेंजोइक एसिड बेंजीन में जाने के बाद डाइमर बनाता है, जैसा भी एसिटिक एसिड भी बना रहा था ना डाइमर बेंजीन में जाने के बाद, वैसे ही बेंजोइक एसिड भी बेंजीन में अंदर जाने के बाद डाइमर बनाता है। पर कितना बेंजोइक एसिड डाइमर बन रहा है ये नहीं पता, यही तो निकालने बोला है आपको कि आपने अगर 100 मॉलिक्यूल डाले तो उसमें से कितने डाइमर बनाएंगे, कितने नहीं बनाएंगे। हमें क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या करना है आपको? अल्फा निकालना है, अल्फा निकाल के उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। पर अभी क्या क्या आपको दिया हुआ है पहले वो बताइए मुझे, क्या क्या चीजें गिवन है? W2 है ना, ये क्या होता है? W2 हमारा क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट। कितना दिया हुआ है? 2 ग्राम। ओके। W1 क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट। 1 को हमेशा हम सॉल्वेंट बोलते हैं, 2 को सॉल्यूट बोलते हैं। कितना दिया हुआ है? 25 ग्राम। ओके, व्हाट एल्स इज गिवन? KF 4.9 केल्विन केजी पर मोल। KF क्या कहलाता है? मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट। ओके, और क्या दिया हुआ है? डेल TF कितना है? 1.62 केल्विन। ओके, और इतना ही दिया है ना? हाँ हाँ, M2 निकालो पहले इससे। क्या निकालोगे? M2। फॉर्मूला है डेल TF वाला, फॉर्मूला क्या होता है? 122 तो नॉर्मल मास है जो आप निकाल रहे हो। मैं नॉर्मल थोड़ा पूछ रहा हूं, पहले एबनॉर्मल तो निकालो, फिर नॉर्मल बाय एबनॉर्मल करके आई निकालेंगे। सुन रहे हैं क्या क्या बोल रहा हूं मैं? इससे वैल्यू क्या आएगी? डेफिनेटली एबनॉर्मल आएगी। क्यों एबनॉर्मल आएगी? क्योंकि इस फॉर्मूले में जो अभी अपन लगाने वाले M2 के फॉर्मूले में हम आई कंसिडर नहीं किए अभी तक। सुन रहे हैं क्या? और आप M2 ऐसे भी निकाल सकते हो ना, आपको पता है M2 कैसे निकालोगे? बेंजोइक एसिड C6H5COOH कैसे निकालोगे? कितने कार्बन है? 7, तो 7 इंटू 12 प्लस कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं? 6, तो 6 हो गया, प्लस ऑप्शन कितने हैं? 2, 32। कितना होगा ऐड करके? ये हो जाएगा आपका 84 प्लस 38, वही जो आप बोले थे 122 ग्राम पर मोल। ये नॉर्मल वाला मास है, और इस फॉर्मूले से जो आप निकालोगे वो एबनॉर्मल निकलेगा। सुन रहे हैं क्या? क्या है फॉर्मूला हमारा M2 का? जल्दी बताइए। ऊपर क्या रखेंगे? देखो फॉर्मूला क्या है? डेल TF क्या होता है? अगर नहीं याद आ रहा है तो चलो, मुझे याद नहीं आ रहा है, समझ लो ना। तो क्या रखेंगे अपन? KF इंटू M, ये तो याद है। ये नहीं याद है तो फिर पढ़ के आना, है ना। फिर KF की जगह, मतलब KF की जगह KF ही रहेगा, M की जगह हो जाएगा N2 अपॉन W1, मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। केजी में करना पड़ेगा ना, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट आपका ग्राम में दिया हुआ है, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए अपन ऊपर 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे करते हैं, हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। अरे नीचे डिवाइड करेंगे, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। और N2 की जगह हम रख देंगे W2 अपॉन M2। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब M2 निकाल लो, M2 को इधर लेके जाओ, डेल TF को नीचे, तो M2 क्या हो जाएगा? M2 विल बी इक्वल टू KF W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल TF इंटू W1। चलो रख दो, सारी वैल्यूज आपको पता है। व्हाट इज KF? 4.9। व्हाट इज W2? 2 इंटू 1000 divided by what is del TF? 1.62 and W1 is 25। ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो आपका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है, निकालिए कितना आएगा।
अच्छा मुझे बस ये बता दो एक क्वेश्चन, 122 से कम आएगा कि ज्यादा आएगा? सोच के बताना, टेक योर टाइम। ये दोनों एक ही चीज के मॉलिक्यूल थे, ठीक है, ये दोनों बेंजोइक एसिड है समझ लो, ठीक है। सुनो, फेंक के नहीं मारने वाला था, सुनो, ये दोनों एक ही चीज है, मन तो वही था पर अब क्या करोगे, है ना। ये दोनों को मैंने डाला, अंदर जाके ये चिपक गए। अब इनका मास कैसा होगा? ज्यादा नहीं आएगा भाई। सिंगल सिंगल रिमोट डाले थे, सॉरी सिंगल सिंगल बेंजोइक एसिड डाले थे, अंदर जाने के बाद दोनों चिपक गए, अब एक दिख रहे हैं, तो इसका मास बढ़ेगा नहीं क्या? तो आंसर 122 से ज्यादा आना चाहिए ना। तब तो आप नॉर्मल बाय एबनॉर्मल करोगे तो आई की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। एसोसिएशन के केस में क्या होता है, आई इज लेस देन 1, नॉर्मल वैल्यू कम होनी चाहिए, एबनॉर्मल ज्यादा होना चाहिए, तब तो लेस देन 1 आएगा वैल्यू आई का। तभी तो बोला सोच के बताओ, बस बोलना है कुछ भी मुंह खोल के। हाँ जल्दी बताओ कितना आ रहा है? कितना? 321? नहीं नहीं, फिर से चेक कर। देखो कितना हो जाएगा, ये 1 टाइम में गया, ये आपका हो जाएगा 40 टाइम्स, है ना। और 40 इंटू 2 80 हो जाएगा, 80 इंटू 49, 0 एंड 72, 0 एंड 32, 0293, तो 392, है ना, और एक पॉइंट भी तो लगाएंगे ना। हाँ, तो 392 हो गया, डिवाइडेड बाय 1.62, और पॉइंट हटाना है अगर, तो 39200 डिवाइडेड बाय 162, तो 16 3 सा तो 48 हो जाएगा भाई। कैसे 300 आएगा, 200 समथिंग आएगा। 19 अपॉन, कैसे 61 आएगी, 81 नहीं होगा? 2 से डिवाइड किया ना तूने, ये सही लाया, कितना बोला, 19600, और इसको जब 2 से काटोगे तो 61 कैसे हो गया भाई? 2 8 16 होता है ना, 81 होगा ना। अभी भी समझ में नहीं आ रहा उसको, मैं कैसे नहीं, तुमने यहां पर 16 डिवाइड बाई 2 6 लिख दिया है, जबकि वो 8 होगा, ये समझे। अब आप 8 का टेबल चलाओ ना, 8 2 16 होता है ना, 8 3 24 हो जाएगा, यहाँ तो ना 196 है, तो 2 टाइम्स में ही जाएगा ना, तो 19600 डिवाइडेड बाय 81, 2 टाइम्स में जाएगा, 2 1 2 एंड 2 8 16, रिमाइंडर विल बी 4 एंड 3, एक जीरो नीचे लेके आते हैं अभी, हाँ 4 टाइम्स में, 4 1 4 एंड 4 8 32, रिमाइंडर इज 16, 1 टाइम में 81, रिमाइंडर विल बी 79, लगभग 9 टाइम्स में जाएगा, 241.9, इसको अप्रोक्सीमेटली 242 ले लो, 242 ग्राम पर मोल, डबल से थोड़ा सा रह गया ना, 122 का डबल कितना होता है? हाँ, तो उससे 2 कम रह गया ना, 242। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूं मैं? ये हो गया, M2 निकला, ये गलत वाला M2 है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, इसी को बोल रहे थे अपन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि डाइमर बना, हम तो अभी तक डाइमर की बात ही नहीं कर रहे थे, इस फॉर्मूले में कहीं डाइमर का जिक्र ही नहीं है, तो जो M2 आया वो गलत आया है, तो अब आई क्या हो जाएगा, व्हाट इज आई, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास, और डेफिनेटली ये वैल्यू 1 से छोटी आएगी ना, क्योंकि ऊपर रखोगे आप 122 और नीचे रखोगे 242, अगर ये 244 होता तो 0.5 आ जाता, क्या बोलते हैं, मजा आ जाता ना, कैलकुलेशन कम हो जाती, बट ये अब क्योंकि 244 से थोड़ा कम है, तो आंसर 0.5 से थोड़ा ज्यादा आएगा, आया ना। डिनोमिनेटर अगर थोड़ा सा कम हो गया तो आंसर 0.5 से ज्यादा नहीं आ जाएगा, एक 2 डिजिट और ले जाओगे तो आएगा कुछ और भी, एक्चुअली आ रहा है 0.504, 0.504, एग्जैक्ट 0.5 तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि एग्जैक्ट 0.5 तो तभी लिखोगे जब नीचे 244 होता, अब नीचे तो 244 है नहीं, तो 0.5 कैसे लिख दोगे, 1/2 नहीं लिख सकते ना, तो वो होता है 0.504, ये आई का वैल्यू देखो आ रहा है लेस देन 1, आई इज कमिंग आउट टू बी लेस देन 1, राइट। तो ये आपका भी आधा काम हुआ है, अभी अल्फा कहां निकला है, अल्फा तो मैंने निकाला ही नहीं अभी तक, है ना।
तो ये अपन अभी आई निकाल लिए एक फॉर्मूले से, पर आई के हमारे पास 3 फॉर्मूले याद है आपको, एक मोलर मास के टर्म्स में था, एक प्रॉपर्टी के टर्म्स में था, और एक वो एसोसिएशन डिसोसिएशन वाला था। ठीक है, तो अब एक और फॉर्मूले से अपन आई निकालते हैं। चलो ध्यान देंगे इधर, C6H5COOH डाइमर बना रहा है ये, C6H5COOH का ट्वाइस लेकर के लिखो इक्वेशन। दो मॉलिक्यूल डाले थे पर वो दिख रहा है एक डाइमर। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन कि मैंने इसका 1 मोल लिया है। ठीक है, शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, अब एसोसिएशन चालू हो जाएगा। कितना एसोसिएशन होगा यही तो निकालना है, अल्फा। तो लेट अस अज्यूम कि 1 मोल में से ना एक्स मोल एसोसिएट हो गया, एक्स मोल गॉट एसोसिएटेड। तो अल्फा को कैसे लिखोगे? व्हाट इज अल्फा? फॉर्मूला क्या है अल्फा का? नंबर ऑफ मोल एसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल टेकन, यानी कि एक्स अपॉन 1। 1 लिया ना हमने, फिर से समझना ध्यान से। 1 मोल लिया मैंने और हमने एज्यूम कर लिया कि लेट एक्स बी द नंबर ऑफ मोल एसोसिएटेड। तो एक्स अपॉन 1 आएगा ना अल्फा का वैल्यू, यानी कि अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स लिख सकते हैं। पक्का यहां तक क्लियर है? थोड़ा सा इक्विलिब्रियम का आपको याद आना चाहिए ये क्वेश्चन करते वक्त। ठीक है, अब क्या होगा? एक्स मोल एसोसिएट हो गया तो बचा कितना अब? 1 माइनस एक्स, है ना? और ये बनेगा कितना जल्दी बताओ? x/2, क्योंकि डाइमर है। मतलब इसको ऐसे समझिए, वही 50 में 100 में से 50 जो एसोसिएट हुए थे तो बने कितने थे? 25 हो गए थे ना वो। तो यहाँ पे अगर एक्स मोल एसोसिएट हो गए तो उनके बनेंगे कितने? अगर 20 एसोसिएट हो रहेंगे तो बनेंगे कितने? 10। 10 एसोसिएट हो रहेंगे तो बनेंगे कितने? 5, क्योंकि डाइमर हो रहा है। यहाँ क्या लिखूं मैं? x/2, और x तो अल्फा के बराबर है ना, x तो अल्फा के बराबर है, तो 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बाई 2। जल्दी मेरे को आई का एक और फॉर्मूला बताओ फटाफट। क्या था आई का एक और फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। क्या लिखूं जल्दी बोलो यहां पे? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। सबको ऐड किए ना? अरे अभी तो 3 एग्जांपल किए थे, कैसे कर रहे हो? इन सबको ऐड कर दिए थे ना, डिवाइडेड बाय पक्का 1, ये रहा। ठीक है, आई तो पहले से निकाल चुके हो तो अल्फा निकल जाएगा। हो गया हमारा क्वेश्चन। आई वॉज 0.504 इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। क्या बोलते है ना? अरे -1 प्लस हाफ इज -हाफ। अब इसको इधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ, तो अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.504। कितना आएगा जल्दी बताओ? बस अब 2 मल्टीप्लाई करना है, उसमें हमारा आंसर आ जाएगा। करके बता। 0 पॉइंट, हाँ 0.496, है ना? अब ये कितना है? ये अल्फा बाई 2 है। फाइनल स्टेप, अल्फा इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0.496, यानी कि कितना होगा? 2 6 12 का 2 कैरी 1, 8 कैसे? 992 ना, 0.992, यानी कि 99.2% एसोसिएशन हुआ है। एक आधी मॉलिक्यूल रह गए होंगे जो एसोसिएट नहीं होंगे, अदरवाइज तो हो गए हैं। मतलब 100 में से 99 तो हो रहे हैं, एक नहीं हुआ होगा एसोसिएट। पर 100 में से 99 भी कैसे होंगे? डाइमर बन रहे हैं ना, तो 98 हुए होंगे। इवन नंबर होगा ना भाई, 99 कैसे डाइमर बना लेंगे? दो दो मिलके एक बन रहा है ना, तो 98 तक दो दो मिले, वो 99 वाला 100 के साथ मिला ही नहीं। कैसे मिलेगा? बहुत भीड़ हो गई ना बीच में, ये एक यहां रह गया, एक यहां रह गया, मिल ही नहीं पाए। बीच में सारे डाइमर डाइमर है, तो वो दो रह गए, इसलिए 99.2%। ठीक है, हाँ जी, गलत सभी मारा था मतलब 98 आ रही है। हाँ मतलब वो दो के हिसाब से 98 होना चाहिए था।
ठीक है, वो तो मैं ऐसे एग्जांपल बता रहा था। बाकी कैलकुलेशन सही है ना ये? 2 12 का 2 कैरी 1, 18 + 1 19, हाँ ठीक कर 99.2। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है, इसका एक क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में और करेंगे, वो डिसोसिएशन का होगा। ये एसोसिएशन का क्वेश्चन था, है ना? एक क्वेश्चन डिसोसिएशन का भी करेंगे। ठीक है, चलो। और नेक्स्ट क्लास में सुनिए, एक बात सुनिए फिर जाना।